जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान तथा बायोलॉजी के समान ज्ञान महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का सवाल नंबर 1 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन है ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमारा सही उत्तर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, आनुवांशिक हेरफेर किससे संबंधित है। आनुवांशिक हेरफेर किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए रासायनिक अभियांत्रिकी, ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभियांत्रिकी, ऑप्शन सी प्रक्रम अभियांत्रिकी और डी है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जो है आनुवांशिक के हेरफेर बदलने से संबंधित है। अगला सवाल है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है ईस्ट से, पेनिसिलिन नोटेटम से, वर्टिलागो से, पक्सीसीनिया से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेनिसिलियम नोटेटम से जो है पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। ऑप्शन है डी वाटसन ने, बी अरुणाचलम ने, कार्ल इरके ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचलम ने सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी शब्द का जो है वैज्ञानिक दिया था, शब्द का नाम दिया था। अगला सवाल है, एगार पोष पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन है कत्तोतक, जैली जैसा पदार्थ, ऑक्सीजन या असंगठित कोशिका समूह। तो सही उत्तर हो जाएगा जैली जैसा पदार्थ। एगार पोष जैली जैसा पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है। वृद्धि नियामक उदाहरण कौन नहीं है। ऑप्शन है ए हार्मोन्स, बी लवण, सी विटामिन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लवण। लवण जो है वृद्धि नियामक का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त है। ऑप्शन है ए 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भागों में। कितने भागों में। ऑप्शन बी 3 भागों में। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र जो है 3 भागों में विभक्त है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा रीढ़ की हड्डी, तीसरा तंत्रिकाएं। तो हमारे जो मनुष्य की तंत्रिका है वो 3 भागों में विभक्त है। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूत्रीय पदार्थ होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। मूत्रीय पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 5, 6, 8, 11। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। मूत्रीय पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। अगला सवाल है, गैसीपियम किस पौधे का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है। पटसन का, सन, त्रिगुण, जूट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिगुण। त्रिगुण का मतलब जो है वनस्पतिक नाम है। क्वेश्चन 10 है, अश्वगंधा और अफीम के पौधों के किन किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन है कच्चे फलों का दूध तथा मूल तथा कच्चे फलों का दूध, फल तथा बीज, फल तथा मूल। तो सही उत्तर हो जाएगा मूल तथा कच्चे फलों का दूध। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब है, मूल तथा कच्चे फलों का दूध। क्वेश्चन नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है पदार्थ, अरहर, सोयाबीन, त्रिगुण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अरहर है। अरहर जो है तेल उत्पादक पादप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादपों की आर्थिक महत्ता की दृष्टि से अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? अर्थात पादपों की आर्थिक महत्ता का दृष्टि अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन है ए आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक जीव विज्ञान, पादप भूविज्ञान, अब पादप आर्थिकी। सही उत्तर हो जाएगा आर्थिकी वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान कोई ऑप्शन ए हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में जो है पादपों की आर्थिक महत्ता का दृष्टि का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एबीओ रुधिर वर्ग का नियंत्रण करने वाले जीन विकल्प अंक संख्या अनुसार कितने होते हैं? जो एबीओ रुधिर वर्ग है नियंत्रण करने जीन के विकल्प संख्या अनुसार कितना होता है? ऑप्शन है ए 2, 3, 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। कितना होता है? 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य का कशेरुक दंड कितने केशिकाओं से मिलकर बना होता है? मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 32 कशेरुकाओं से, 33 कशेरुकाओं से, 37 कशेरुकाओं से और 39 कशेरुकाओं से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 33 कशेरुक दंड से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला सवाल है, बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कीट प्रतिरोधक क्षमता, अनुकूलन, अधिक उपज, संवेदनशील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक उपज। बीज सुधार प्रमुख का उद्देश्य क्या है? अधिक उपज। अगर अधिक उपज ज़्यादा है इसका मतलब जो है बीज में सुधार हो रहा है, अच्छा बीज है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? ऑप्शन है 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 लीटर। कितना होता है? 2 लीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आंतरिक रस होता है? निम्न में से आंतरिक रस होता है। ऑप्शन है क्षारीय रस, अम्लीय, द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्षारीय जो है आंतरिक रस क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला सवाल है, आमाशय में कितने निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं? आमाशय से या में से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। ऑप्शन है लाइपेज एवं पेप्सिन, ट्रिपिन एवं रेनिन, पेप्सिन एवं रेनिन, एमाइलाइज एवं लाइपेज। सही उत्तर हो जाएगा पेप्सिन एवं रेनिन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन एवं रेनिन जो है आमाशय से निकलने वाले जठर रस एंजाइम होते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थात मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए एंथ्रोपोलॉजी, कैलोलॉजी, ओनरिलॉजी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कैलोलॉजी, ऑप्शन बी कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? कैलोलॉजी में किया जाता है। अगला सवाल है, स्वप्रोग के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? स्वप्रोग के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैलोलॉजी, एनाटोमी, ओनरिलॉजी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ओनरिलॉजी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से सर्वग्राहता किस रक्त समूह को कहा जाता है? अर्थात कौन सा ग्रुप है जो सभी से ले सकता है, सभी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, सब उसको सब ग्राही अर्थात सभी ग्राही मतलब लेने वाला कौन सा ग्रुप होता है? और हमारा ऑप्शन है ए बी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
ए ए बी ग्रुप जो होता है सर्वग्राही होता है। ये हर ग्रुप का जो है इंसान इसको ए बी ग्रुप को दे सकता है या ले सकता है, ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? सर्वग्राहता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह, ए बी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वदाता। ओ जो है वो ग्रुप जो होता है सर्वदाता होता था। किसी ग्रुप को भी वो ग्रुप जो होता है हर किसी को ये डोनेट कर सकता है, हर किसी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, लेकिन ये ले नहीं सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? ऑप्शन है 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार के। एंटीजन या ग्लाइको जो प्रोटीन होता है, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। कौन सा? ए बी और ओ, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? ऑप्शन है 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ए बी ओ और RH, 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, लैंगर हैंस ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किस वर्ष की थी? रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1905 में, 1895, 900 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जो है ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। कौन किया था खोज? लैंडस्टीनर ने। चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में समय लगता है। जैसे हमारा शरीर में कहीं कट गया, चोट लग गई, तो जो खून बहता है उसको जमने में, रक्त थक्का बनने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 2 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट, 2 से 5 मिनट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट जो है रक्त का जो थक्का बनने में कम से कम 2 से 5 मिनट समय लगता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनना। ऑप्शन है रक्त का थक्का बनना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, उपरोक्त सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ये सभी कार्य खून के होते हैं। खून के ये सभी कार्य होते हैं, रक्त का थक्का बनाना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाना तथा घाव को भरना, शरीर के ताप का नियंत्रित करना, शरीर के रोगों से अच्छा करना। ये सभी कार्य किसके होते हैं? रक्त के होते हैं, खून के, ब्लड के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से मनुष्य में रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? ऑप्शन है रक्त बिंबाणु, श्वेत रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु जो है रक्त के थक्का बनने में मदद करती हैं। अगला सवाल है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है ए 3 से 5 दिन, 1 से 3 दिन, 2 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। सही उत्तर हो जाएगा 3 से 5, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3 से 5 दिन जो जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है।
अगला सवाल है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रक्त अनुपात कितना होता है। 600:4, 600:1, 600:2, 600:3। सही उत्तर हो जाएगा 600:1, ऑप्शन बी। कितना होता है 600:1 का रेशियो जो होता है। अगर आरबीसी जो है 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन है 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन, 2 से 4 दिन, 1 से 2 दिन। सही उत्तर हो जाएगा 2 से 4 दिन, ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा 2 से 4 दिन जो है जीवन काल होता है किसका, श्वेत रक्त कण का। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है जिनका वजन कितना होता है। ऑप्शन है 120 ग्राम, 140 ग्राम, 150 ग्राम या 100 ग्राम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 140 ग्राम होता है। कितना होता है 140 ग्राम होता है। अगला सवाल है संघकार डेटा के पक्षी को वर्ग का उदाहरण है। संघकार डेटा के पक्षी का वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन है चिड़िया, कौवा, मोर, उपरोक्त सभी। हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। संघकार डेटा जो पक्षी हैं चिड़िया, कौवा, मोर सभी आते हैं। किस में आते हैं संघकार डेटा में। अगला सवाल है मेढकों की टर्राहट वास्तव में किसके लिए पुकार होती है। अर्थात जब मौसम बारिश बरसात के मौसम होता है जब मेढक टर टर की आवाज़ निकालते हैं वो किस लिए निकालते हैं। तो ऑप्शन है मैथुन के लिए, आहार के लिए, जनन के लिए, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथुन। मैथुन के लिए जो टर टर की आवाज़ को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित संघकार डेटा के मत्स्य वर्ग का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए कछुआ, मेढक, स्कॉलोडियन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा स्कोलोडियन। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा स्कोलोडियन। अगला सवाल है संघकार डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग हैं। संघकार डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग हैं। ऑप्शन है ए 10, 11 वर्ग हैं, 12 वर्ग, 13 वर्ग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने वर्ग हैं 13 वर्ग हैं। अगला सवाल है छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है। छोटी आंत लगभग कितने मीटर लंबी होती है। ऑप्शन है 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना होता है 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है लगभग 7 मीटर होती है। अगला सवाल है एक बार सांस अंदर लेने से सामान्य वयस्क लगभग कितनी बार हवा अंदर ले जा सकता है। ऑप्शन है 450 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 550 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर। सही उत्तर हो जाएगा 500 मिलीलीटर, ऑप्शन बी। कितनी बार कितनी ले जा सकता है हवा अंदर ले जा सकता है 500 मिलीलीटर जो है हवा अंदर एक बार में ले जा सकता है स्वस्थ मनुष्य। अगला सवाल है गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। गुर्दे का भार जो कितना होता है। ऑप्शन है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना ग्राम होता है 150 ग्राम जो होता है। गुर्दे का भार कितना होता है 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 42 है संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना होता है। ऑप्शन है 100 ग्राम, 150 ग्राम, 175 ग्राम, 50 ग्राम। सही जवाब हो जाएगा 100 ग्राम, ऑप्शन ए। सही जवाब हो जाएगा कितना, ऑप्शन ए 100 ग्राम। जो स्त्री का जब भार होता है कितना होता है 100 ग्राम। जो गर्भाशय का भार कितना होता है 100 ग्राम। अगला सवाल है वह स्त्री जिसने कभी संतान को जन्म दिया ही ना हो फिर उसका भार कितना होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ऑप्शन है 55 ग्राम, 65 ग्राम, 50 ग्राम और 60 ग्राम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने ग्राम होता है 50 ग्राम।
जिस स्त्री ने कभी भी संतान को जन्म नहीं दिया है उसके गर्भाशय का भार कितना होगा? 50 ग्राम। चलिए अगले सवाल। अगला सवाल है, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? शरीर के भीतर लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं प्रति सेकंड? ऑप्शन है 110 लाख, 120 लाख, 130 लाख, 150 लाख। सही उत्तर हो जाएगा 1,150 लाख। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा कितना? 150 लाख। शरीर के प्रति सेकंड जो है कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? 150 लाख। अगला सवाल है, मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? ऑप्शन है ए 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना। सही उत्तर हो जाएगा जो है 40 गुना, ऑप्शन बी। कितना? 40 गुना। अगला सवाल है, सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितना होता है? सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितना होता है? ऑप्शन है 533 किलोमीटर प्रति घंटा, 534 किलोमीटर प्रति घंटा, 432 किलोमीटर प्रति घंटा, 532 किलोमीटर प्रति घंटा। जो तंत्रिका तंत्र का आवेग होता है वो कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 532 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। कितना होता है? 532 किलोमीटर प्रति घंटा। तंत्रिका तेज तंत्रिका जो आवेग होता है 532 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होता है। अगला सवाल है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है तंत्रिका आवेग पर, स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, पुरुष के क्रोमोसोम पर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषों के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण अगर नहीं हो रहा है, अर्थात पुरुष में क्रोमोसोम कमी है या क्या इसमें दिक्कत है, इसलिए नहीं हो रहा है। इसलिए जो अगर लिंग निर्धारण किस पर करता है? पुरुषों के क्रोमोसोम पर करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 30 से 120 दिन, 40 से 120 दिन, 60 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। सही उत्तर हो जाएगा 20 से 120, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन करीब होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? आरबीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रक्त बिंबाणु, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कण। ठीक है, और लाल रक्त कण, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? लाल रक्त कण। अगला सवाल है, रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।